कुछ लोग पैसे कमाते हैं तो कुछ लोग पैसे बनाते हैं। कुछ लोग फर्जीवाड़े के जाल में फंसते हैं तो कुछ लोग फर्जीवाड़े के जाल बुनते हैं। कुछ लोग सिस्टम फॉलो करते हैं तो कुछ लोग सिस्टम का ही मजाक बना देते हैं। वो हमेशा ही दूसरी तरफ रहा। उसने अथाह पैसा बनाया, हजारों लाखों लोगों और तमाम संस्थाओं को अपने फर्जीवाड़े के खेल में फंसाया और सालों साल तक सिस्टम का मजाक उड़ाया। आज हम आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी देश में मिलना नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं 30,000 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर घोटाले और उसे अंजाम देने वाले शातिर दिमाग अब्दुल करीम तेलगी की। ये एक ऐसा अनूठा घोटाला था जिसे घोटाला भले ही कहा गया हो, लेकिन इसके बावजूद सरकार को इसे लीगल ठहराना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे स्टाम्प पेपर घोटाले और उसके मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। 29 जुलाई 1961 दिन शनिवार, कर्नाटक का छोटा सा शहर खानपुर। एक 4th क्लास रेलवे कर्मचारी के घर किलकारियां गूंजी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी इस घर में 7 बार किलकारियां गूंज चुकी थी। लेकिन इस बार इस घर में जिसने जन्म लिया वो खास था। उसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। वो बड़ा होकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना चाहता था, लेकिन बचपन में ही उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। अब वो था और थे उसके 7 भाई बहन और एक माँ। उसके नन्हे कंधों पर भारी जिम्मेदारियां पड़ी थी। तेलगी के पिता रेलवे में थे। पिता के जानने वालों ने उसकी मदद की और रेलवे स्टेशन पर ही फल, सब्जी और मूंगफली बेचने का काम करने लगा। इससे जो आमदनी होती उससे वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता, साथ ही अपने स्कूल की फीस भी भरता। फल सब्जी बेच कर उसने बेलगाम के गोगेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। एक बार एक सेठ की नजर तेलगी पर पड़ी तो अपने साथ उसे मुंबई ले गए, लेकिन तेलगी को कुछ जमा नहीं। उसकी मंजिल तो कहीं और थी। वो फल सब्जी या किसी सेठ के यहाँ काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी मंजिल थी दुनिया भर के ऐशो आराम, बेमिसाल शोहरत और बेहिसाब पैसा। उसने देखा कि बहुत सारे लोग नौकरी के लिए खाड़ी देश जाते हैं जहाँ खूब पैसा कमाते हैं। बस उसका दिमाग ठनका और वो भी खाड़ी देश चला गया। यहाँ उसने लगभग 7 सालों तक काम किया। साल 1990 में जब वो भारत वापस लौटा तो उसकी जेब में था ठीक ठाक पैसा और दिमाग में रईस बनने का फार्मूला। उसने देखा कि तमाम लोग जो नौकरी के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं उन्हें अपने दस्तावेज बनवाने के लिए ढेरों दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। उसने इसका तोड़ ढूंढ लिया था। वो फर्जी दस्तावेजों और स्टाम्प पेपर्स के जरिए लोगों को खाड़ी देशों में भेजने लगा। उसका ये काम चल निकला। उसने तमाम लोगों को फर्जी तरीके से गल्फ भेजा, लेकिन उसका ये काम ज्यादा समय तक नहीं चल सका। साल 1993 में ही वो एजेंसियों की नजर में चढ़ गया। जल्दी उसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में तेलगी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। हो सकता है कि लोगों की नजर में जेल जाना बुरा हो, गलत हो, लेकिन तेलगी के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। असल में जेल में तेलगी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसे अमीर होने का मंत्र दे दिया। इस शख्स का नाम था रतन सोनी। सोनी ने तेलगी को एक ऐसी चीज के बारे में बताया जो पैसा कमाने की चाबी थी। वो चाबी थी स्टाम्प पेपर। उसने तेलगी को समझाया कि फर्जी स्टाम्प पेपर तैयार करके कैसे पैसे छापे जा सकते हैं। जेल से बाहर निकलते ही तेलगी अपने मिशन में जुट गया। साल 1994 में तेलगी ने बाकायदे लाइसेंस लिया और लीगल स्टाम्प पेपर वेंडर बन बैठा। उसने प्रिंटिंग प्रेस से पुरानी मशीन नीलामी में खरीद ली, उन मशीनों को रिपेयर करवाया और फिर यहीं से नींव रखी गई इस महा घोटाले की। मजे की बात तो यह है कि जिस प्रेस से उसने मशीन खरीदी थी वो प्रेस भी उसी रेलवे स्टेशन के पास था जहाँ कभी वो फल और सब्जी बेचा करता था। हालांकि साल भर तक तो रतन सोनी और तेलगी ने मिलकर काम किया, फिर दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। स्टाम्प पेपर तो छप ही रहे थे, कमाई भी जम के हो रही थी, लेकिन एक बार तेलगी फर्जी स्टाम्प के चक्कर में धर भी लिए गए। लाइसेंस भी कैंसिल हो गया, लेकिन अब तक फर्जी स्टाम्प छापने के मामले में तेलगी मास्टर हो चुका था। उसने कई नई मशीनें खरीदी और मिंट रोड पर अपना नया प्रेस भी खोल लिया। लेकिन अब भी एक समस्या थी, आखिर छपे स्टाम्प को मार्केट में बल्क में कैसे बेचा जाए। इसका तोड़ भी तेलगी के शातिर दिमाग ने ढूंढ लिया। उसने MBA कर चुके लगभग 300 लड़कों को नौकरी पर रख लिया जिनका काम होता था क्लाइंट तलाशना। इन MBA डिग्री धारियों की बदौलत तेलगी ने जल्दी मार्केट पर कब्जा कर लिया। उसके छपे फर्जी स्टाम्प कॉर्पोरेट ऑफिसेस, तहसीलों, बैंक और शेयर मार्केट तक में धड़ल्ले से बिकने लगे। इन स्टाम्प के बिकने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वो वजह थी इन स्टाम्प पर दिया जाने वाला तगड़ा डिस्काउंट और कमीशन, जिसके चलते तेलगी के क्लाइंट दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ते गए। देखते ही देखते उसने देश के 70 शहरों में अपना नेटवर्क फैला लिया। फर्जी स्टाम्प उसका वो सपना पूरा कर रहे थे जो उसने कभी देखा था। 10 साल तक लगातार बेरोक टोक वो एजेंसियों की नाक के नीचे फर्जीवाड़ा करता रहा। उसने बीते 10 सालों में ही करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए थे। उस समय उसके पास कितनी दौलत थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हाँ, अगर अंदाजा लगाना चाहें तो ऐसे समझिए कि एक बार में एक बार डांसर के ऊपर एक रात में एक ही घंटे में 93 लाख रुपए उड़ा दिए थे। आइए बात करते हैं उस बार डांसर की। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच में खुलासा हुआ
कि अब्दुल करीम तेलगी अक्सर ही मुंबई के मशहूर टोपाज बार जाया करता था। ये बार अपनी डांसर्स की वजह से मशहूर था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ की डांसर्स उस जमाने की हीरोइनों जैसी दिखा करती थी। उन्हीं में से एक डांसर थी तरन्नुम खान, जो माधुरी दीक्षित के जैसी दिखती थी। तेलगी का दिल इसी तरन्नुम पर फिदा था। वो तरन्नुम पर इस कदर लट्टू था कि 31 दिसंबर 2000 को इसी बार में हुई न्यू ईयर पार्टी में उसने तरन्नुम पर 93 लाख रुपए उड़ा दिए थे, जिसके बाद वो रातों रात भारत के इतिहास की सबसे महंगी बार डांसर बन गई थी। खबरों की माने तो तेलगी तरन्नुम को बहुत मोहब्बत करता था। वो उसे देखने के लिए टोपाज बार जाया करता था। साल 2000 बेंगलुरु पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि एक ट्रक में कुछ अवैध माल भरकर कहीं ले जाया जा रहा है। बस पुलिस सतर्क हो गई। उसने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी। पुलिस को ट्रक पकड़ में भी आ गया और जब खुला तो पुलिस दंग रह गई, क्योंकि असल में ये केवल ट्रक नहीं था, बल्कि ट्रक के साथ ही खुला था देश की व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाला सबसे बड़ा घोटाला। पुलिस ने ट्रक भरकर जाली स्टाम्प पेपर बरामद किए। जांच शुरू हुई तो तेलगी का नाम सामने आया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस तेलगी को पकड़ पाती वो फरार हो गया। कभी आलीशान महलनुमा घरों में रहने वाला तेलगी आज पुलिस से छुपता घूम रहा था। एक बार वो अजमेर शरीफ गया, जहाँ पहले से मौजूद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया, लेकिन जेल उसके लिए दूसरा घर साबित हुआ। विडंबना देखिए कि सिस्टम उसके सामने इस कदर नतमस्तक था कि वो जेल के अंदर से ही अपना धंधा चलाने लगा। पूर्व डीजीआई निरूपा ने खुद आरोप लगाया था कि उसे जेल के अंदर ही सारी सुविधाएं मिला करती थी। तेलगी का नार्को टेस्ट भी हुआ, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले नामों का खुलासा किया। इस लिस्ट में पुलिस अधिकारियों से लेकर कई बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। घोटाले के विस्तार को देखते हुए केस एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन कार्रवाई हुई तो सिर्फ तेलगी और उसके कुछ साथियों पर। जांच में कोई भी पुलिसकर्मी या नेता दोषी नहीं पाया गया, जबकि जांच के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का भी खुलासा हुआ था। वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी की प्रॉपर्टी तो 200 करोड़ निकली थी। अब इतनी प्रॉपर्टी नौकरी से होने वाली इनकम से बनाई तो नहीं जा सकती, लेकिन ये सब बेदाग छूट गए। तेलगी वो इंसान था जो लोगों को रिश्वत देने में नहीं बल्कि सैलरी देने में यकीन रखता था, और उससे जुड़े तमाम पुलिस कर्मियों और नेताओं को उसने सैलरी पर ही रखा हुआ था। तेलगी का नार्को टेस्ट भले ही हुआ, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल सका कि उसका वो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ था जिसमें वो जाली स्टाम्प पेपर छापे गए, जिनके जरिए इतना बड़ा घोटाला अंजाम दिया गया। साल 2007 में कोर्ट ने इस मामले को लेकर सजा सुनाई। तेलगी के कई साथियों को 6-6 साल की सजा हुई। इसमें से ज्यादातर वो थे जिन्हें तेलगी ने स्टाम्प बेचने के लिए हायर कर रखा था, लेकिन तेलगी को जो सजा मिली वो एक नजीर बनी। तेलगी को न केवल 30 साल की सजा हुई, बल्कि 202 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना भी ठोका गया। कोर्ट ने पहली बार किसी अपराधी पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया था। साल 2017 में उसके शरीर के तमाम अंगों ने उसका साथ छोड़ दिया और जेल में ही उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके विवादित जीवन की तरह उसकी मौत पर भी विवाद खड़ा हो गया। बताया जाता कि जब उसे अरेस्ट किया गया तब उसका मेडिकल टेस्ट हुआ था, जिसमें उसे डायबिटीज और एड्स जैसी बीमारियां होने का खुलासा हुआ था। लेकिन तेलगी के वकीलों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसे एड्स संक्रमित इंजेक्शन लगाया गया था। अब इस घोटाले से जुड़ी सबसे खास बात, भले ही इसे घोटाले का नाम दिया गया हो, लेकिन हैरान कर देने वाला एक सच ये भी है कि जिन फर्जी स्टाम्प पेपर्स के जरिए तेलगी ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया, सरकार को उन स्टाम्प पेपर्स को लीगल ठहराना पड़ा। अब जरा सोचिए, आखिर सरकार की ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने तेलगी को तो गलत माना, लेकिन उसके तैयार किए गए फर्जी स्टाम्प को सही माना। असल में तमाम कानूनी कामों में स्टाम्प पेपर का यूज होता है। अगर वो स्टाम्प पेपर गैर कानूनी ठहरा दिए जाते तो सारे काम भी अपने आप ही गैर कानूनी हो जाते जिनमें फर्जी स्टाम्प लगाए गए थे। तेलगी के साम्राज्य का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 1992 से लेकर 2002 तक उसने धड़ल्ले से स्टाम्प छापे थे, और घोटाले की भयावहता का अंदाजा अब इसी से लगाई कि इन 10 सालों में ज्यादातर स्टाम्प तेलगी नहीं छापे थे, यानी इस दौरान प्रयोग में लाए गए ज्यादातर स्टाम्प फर्जी ही थे। ऐसे में अगर इन फर्जी स्टाम्प को लीगल करार न दिया जाता तो इन 10 सालों के दौरान हुई तमाम शादियां, जमीन जायदाद का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट सब एक झटके में गैर कानूनी हो जाता। इसलिए सरकार को मजबूरन उस फर्जी स्टाम्प को लीगल करना पड़ा। स्टाम्प पेपर घोटाला ये साबित करता है कि हमारे सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं। तेलगी ने इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाया और देश का सबसे बड़ा घोटाला कर डाला। आखिर कैसे एक आदमी इतना बड़ा घोटाला कर गया? वो कई सालों तक फर्जी स्टाम्प पेपर छापता रहा और जिम्मेदारों को खानो खान खबर तक नहीं हुई। ये घोटाला एक करारा तमाचा है हमारी व्यवस्था पर। ये घोटाला साबित करता है कि केवल एक आदमी चाह ले तो हमारी चाक चौबंद कही जाने वाली व्यवस्था की धज्जियां उड़ा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यवस्था में खामियां तब भी थी और आज भी होंगी। जरूरत है हमें इन खामियों को पकड़कर उन्हें दुरुस्त करने की, ताकि भविष्य में कोई और अब्दुल करीम तेलगी पैदा ना हो सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।